खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं। सलाम जैकिम, गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज के मॉर्निंग शो में शुरुआत जहां जम्मू कश्मीर से करेंगे, नॉर्थ कश्मीर से जो बड़ी खबर सामने आई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि सर्दी के अयाम में बिजली आए ना आए लेकिन मीटर लगना शुरू हो गया, कितने मीटर लगे, हदफ क्या कुछ है बिजली के महकमे हवाले से, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इंटरनेट की आंख मचोली बिजली के बाद शुरू हुई है, उससे कितना बुरा असर पड़ रहा है, क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने कुछ फैसले लिए हैं, बेहतर फैसला क्या है उसमें, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। क्यों PSUs को बंद करने के पीछे हुकूमत बजिद है, इस पर भी आज बात करेंगे। मुल्की सतह की सियासत भी होगी, बैनुल-अक़वामी सतह की सियासत भी होगी, क्योंकि ख्वाजा सराओं के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से सामने आ रही है, उस पर ज़रूर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके ये सारी खबरें आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप बराबर हमारा साथ देंगे और 9:40 पर जब फ़ोन लाइन्स खुलेंगी हस्बे वादा तो आप कॉल करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे हुकूमत तक, वो अपने मसाइल जिनकी सुनवाई होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है वो हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका साथ हम भी देंगे 10 बजे तक। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ज़रिए इस वक्त आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं कि माजी में आज के दिन क्या कुछ खास था, बताएंगे गौहर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत में आज बात करेंगे तारीख के दिन के हवाले से। आज क्या कुछ हुआ है, आज 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को आज के दिन क्या कुछ हुआ है। 1791 में फ्रांस में ख़वातीन के हुकूक और उनकी शहरियत का एलामिया शाया हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1835 में मादरी सरबराहन ने न्यूजीलैंड की आज़ादी के ऐलान पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन 1859 स्पेन ने अफ्रीकी मुल्क मराकश के खिलाफ ऐलान जंग किया है। 28 अक्टूबर 1863 में जेनेवा में कॉन्फ्रेंस के तहत बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस की तश्कील हुई है। और आज ही के दिन 1904 में पनामा और यूरुग्वाई ने सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं। और आज ही के दिन 1918 में यानी कि 28 अक्टूबर 1918 में चेकोस्लोवाकिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी से अपनी आज़ादी का ऐलान किया है। और आज ही के दिन साल 2004 में चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में 4000 साल पुराने मकबरे दरियाफ्त हुए हैं। और आज ही के दिन साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने इबोला वायरस से मुतासरा ममालिक के तमाम वीज़ों पर पाबंदी आयद की है, वो आज ही का दिन था। तो ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 28 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ है, इस पर हमने आपको बताया। अब बढ़ते आगे, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, प्रोग्राम की शुरुआत तो पहली हो गई है, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा करते हैं उस झड़प की जो अभी ताज़ा खबर सामने आ रही है नॉर्थ कश्मीर से, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के अंदर पुलिस की तरफ से जो तस्दीक शुदा खबर सामने आ रही है कि शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला में एक झड़प, मुख्तसर झड़प के दौरान एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मुख्तसर से झड़प के दौरान एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और उसके बाद IGP कश्मीर का भी बयान जो है वो सामने आया है। जहां खबर बारामुल्ला से आ रही है, जिला बारामुल्ला के चिरदारी इलाके में जो दौरान शब पुलिस ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है कि चिरदारी इलाके में मिलिटेंट ने पुलिस पार्टी जो फोर्सेज हैं उन पर हमला किया, गोली चलाई, जिसके बाद ही फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे हलाक किया है। वो जिला कुलगाम का रहने वाला है। और ये भी पुलिस ने इस हवाले से ट्वीट में कहा है कि ये जो हालिया कुलगाम के अंदर जहां पर 2 बिहारियों पर जो हमला हुआ था जिसमें उनकी मौत हुई थी, उसके साथ ही जिस मिलिटेंट ने किया, जो 20 अक्टूबर जो मिलिटेंट मारा गया गुलजार अहमद के नाम से, उनके वो साथी था। और इस सिलसिले में कल रात देर गई और रात के दौरान ये चिरदारी इलाके में इनकाउंटर हुआ है, उसमें उनकी हलाकत हुई है। कुलगाम का ये रहने वाला है। IGP कश्मीर की जानिब से भी इस हवाले से बयान जारी हुआ है। इनका नाम है जावेद अहमद वानी, कुलगाम का रहने वाला है और माना जाता है कि एक शॉपकीपर को हमला करने वाला था। इस सिलसिले में अब फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई और जो हलाक हुए मिलिटेंट, इससे एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और एक ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। अच्छा जी, IGP कश्मीर साहब का जो ट्वीट सामने आया जी, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कहा गया कि ये मिलिटेंट जिसका नाम जावेद अहमद वानी ज़िला कुलगाम का था, मारा बारामुल्ला में गया। जनाब, ये मकामी दुकानदार को हिलाक करने के लिए जा रहा था। एक तो इस पर ये पेशगी इत्तला थी
और दूसरा ये है कि हाइब्रिड मिलिटेंसी जो है वो उभर कर सामने आ रही है। अब ये बात, ये जो हाइब्रिड मिलिटेंसी वाला मामला है, ये आप भी सोच रहे हो कि जनाब ये क्या है, तो हम आपको वजाहतन थोड़ी सी बात बता दें। हाइब्रिड मिलिटेंसी का मतलब जो सिक्योरिटी एंगल से देखा जा रहा है वो ये है कि जनाब एक आदमी कारोबार कर रहा है और 2-3 घंटे वो मिलिटेंसी के साथ देकर कार्रवाई करके वापस चला जाए। यानी पुलिस के पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड उसका नहीं है, इलाके में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो मिलिटेंसी के साथ जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि इसको हाइब्रिड मिलिटेंसी का नाम जो है वो दिया गया है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि गुलजार, ये जो मिलिटेंट है ये मारा गया है जी। ये इससे पहले जो कुलगाम के अंदर जावेद अहमद वानी जो एक मतलूब मिलिटेंट था वो मारा गया था, उसी का साथी था और इन्होंने एक कार्रवाई 20 अक्टूबर को की थी और कल एक और कार्रवाई करने के लिए बारामूला जा रहा था। ताहम पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये मारा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है। सीधे ज़रा बारामूला भी चलेंगे, इरशाद भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। इरशाद, क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है इस वक्त? एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया है। ये हालिया हमलों में मुलविस था जब कुलगाम के अंदर एक मिलिटेंट पर जो मिलिटेंटों ने एक गैर रियासती मजदूरों पर हमला किया था। गुलजार अहमद ऋषि नाम में मिलिटेंट, उसके हमले में ये उनके साथी था। उस हवाले से ये इनकी हलाकत अब हुई है। मजीद तफसीलात के लिए इरशाद अहमद के पास चलते हैं बारामूला। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल गवार जी, अगर हम जिले बारामूला के इस इलाके की बात करें, ये चेरदारी का इलाका है। ये बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है और इस इलाके के साथ साथ जंगलात भी हैं और बागात भी हैं। रात के तकरीबन 12 बजे के करीब यहाँ पे एक इनकाउंटर हुआ। हालांकि इस इनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। ये जावेद अहमद वानी के नाम के बतौर ये सामने आ रहा है और इसके साथ साथ देखा जाए ये कुलगाम का रहने वाला है, क्योंकि इसके तहवील से एक पिस्टल और एक लोडेड मैगजीन और पाकिस्तानी ग्रेनेड एक बरामद किया गया है। मजीद जो है ऑपरेशन खत्म हो चुका है और अगरचे देखा जाए क्योंकि कल जो है यहाँ से गश्त पार्टी चल रही थी और उस गश्त का पार्टी के ऊपर तकरीबन रात के 12 बजे इन्होंने फायर खोला और उसके नतीजे में ये हलाक हुआ। ये पुलिस का दावा है और ट्वीट भी पुलिस ने किया है। और इसके साथ साथ देखा जाए जो पिछले दिनों की बात करें, क्योंकि लेबर्स के ऊपर जो अटैक किया गया था और इसमें ये मुलविस था और इसको आज बारामूला में एक शॉपकीपर जो है उसको गोली मार रही थी। हालांकि ये जो ऑपरेशन है ये अभी थोड़ी देर पहले ये इख्तिताम पजीर हुआ, मजीद जो है सर्च जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आपका। ये थे बारामूला से इरशाद अहमद। आगे बात जरा अब एक और बड़ी खबर की भी करते हैं और बड़ी खबर ये इंतहाई अहम अब बन रही है आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि इस पर सियासत भी हो रही है और सियासत के साथ साथ कार्रवाई भी हो रही है। और मामला भारत पाकिस्तान टाकरे का, यानी T20 मैच के बाद जो जीत थी, जीत जश्न में बदला और जश्न के बाद अब FIRs लगना शुरू हो गया है। और सबसे पहले आपको यह बताते चले कि आगरा की क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि आगरा के अंदर RBS कॉलेज के अंदर जो 3 कश्मीरी तालिब इल्म ज़ेर तालीम था, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच के बाद जो जश्न बनाया, उसके बाद जो वीडियो मैसेज सर्कुलेट किए, वो मुल्क मुखालिफ है और बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। तीनों कश्मीरी स्टूडेंट्स जो RBS कॉलेज के हैं उनको अरेस्ट किया गया है और इन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने SMS और WhatsApp के ज़रिए से कुछ चीज़ें ऐसी भेजी थी जो मुल्क मुखालिफ मामला जो है वो माना जा रहा है। आगरा के TSP आगरा जो है उन्होंने कहा कि उनके पास एक कंप्लेंट आई, उसके बाद FIR हुआ, FIR के बाद ही सूरत हाल को मज़ीद देखा गया और उसके बाद अब यह फैसला लिया गया कि FIR अंडर सेक्शन 153A ये जो है वो दर्ज किया गया है और उसके साथ साथ 505 उसमें लगाया गया है और IT एक्ट का 66F इसके तहत लगाया गया है और इन दफाओं के तहत FIR जो है वो लगी है। इधर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट किया गया है और ऑफिशियल ट्वीट के अंदर उसमें कहा गया कि सेडेशन लॉ जो है यानी मुल्क मुखालिफ कानून जो है वो लगाया गया है जी, विल बी इन्वोक अगेंस्ट दोज सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान
उत्तर प्रदेश के वजीर आला की तरफ से साफ और वाजिया बात सामने रखी गई है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जब मैं आपके साथ कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा कि कल ही एक तहरीरी खत जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से तहरीर किया गया था, लिखा गया था योगी आदित्यनाथ के नाम की, ये जो बच्चे हैं जी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और इन्हें छोड़ा जाए। एक तरफ से आगरा के अंदर 3 बच्चों की गिरफ्तारी हुई है और कॉलेज इंतजामिया ने भी आज से कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया और उनका मानना कि जो कॉलेज के अंदर लोग आए थे जिन्होंने हंगामा किया था उन लोगों की भी शिनाख्त होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आगरा की खबर अपनी जगह, लेकिन सांबा से इतला यह है कि वहां पर मजीद गिरफ्तारियां जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है, क्योंकि वहां पर भी जीत के बाद जश्न और जश्न के दौरान नारेबाजी की बातें जो थी वो सामने आ रही थी। फिलहाल वहां से भी गिरफ्तारी आ रही है और जो 3 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत घनाई, इनकी गिरफ्तारी की तस्दीक खुद एसएसपी की तरफ से की गई। नासिर खुमैनी साहब मेरे साथ है, स्टूडेंट यूनियन लीडर है और इनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर खत तहरीर किया गया था योगी आदित्यनाथ के नाम भी। नासिर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पहले खबर आप ही ने ब्रेक की थी कि जनाब ऐसे मामला हुआ है जी, मार पिटाई का मामला हुआ और उसके बाद ये खबर भी सामने आई थी कि दोनों तरफ से मामले को रफा दफा किया गया जी और पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की थी, लेकिन अचानक से अब सेडेशन के चार्ज लगने की बातें आ रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उनकी रेस्टिकेशन, उनको कॉलेज से रेस्टिकेट किया गया है और स्कॉलरशिप के तहत ये यहाँ पढ़ रहे थे, AICT को भी इतला दी गई है। क्या कुछ तफसीलात आपके पास हैं और क्या कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है? देखिए सर, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विवाद कश्मीर से लेके पंजाब तक और पंजाब से लेके आगरा तक और आगरा से लेके अब वो कर्नाटका के बेंगलुरु में पहुंच गया है। जिस तरीके से हमने देखा, पहले पंजाब में मारपीट का मामला सामने आया, उसके बाद श्रीनगर के सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज और GMCU में बड़ा विवाद जो है स्टूडेंट्स को लेके हुआ। बाद में अब जो है मसला आगरा पहुंचा। आगरा में RVS एक कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, जहां पर 3 कश्मीरी स्टूडेंट, जिनमें से एक बांडीपुर का और बाकी 2 चाडोरा बडगाम के जो रहने वाले हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग वहां कर रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को डाला था और किसी पर्टिकुलर टीम के हक में उन्होंने कुछ कंग्रेचुलेटरी एक मैसेज डाली थी, जिसके ऊपर उनको बहस मुबस्सा किसी लोकल स्टूडेंट्स के साथ हुआ, जिनने जो पास में जो राइट विंग पार्टीज हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, VHP हो या बजरंग दल हो, उनको पता चला, जिसके चलते उन्होंने कंसर्न जो है पुलिस थाने में, जो जगदीशपुरा पुलिस थाना है, वहां पे एक कंप्लेंट बाज़ाब्ता तौर दर्ज की, जिसको लेके फिर बड़ा विवाद। कल भी हमने देखा कि दिन भर भारतीय जनता पार्टी के वर्करान, VHP के वर्करान या जो है बाकी राइट विंग एलिमेंट्स पार्टीज के जो है वर्करान, उन्होंने कल जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसको लेके बड़ा विवाद हो गया। और बाकी जो स्टूडेंट्स या इस लोकलिटी में जो कश्मीरी स्टूडेंट जो पढ़ाई परस्यू कर रहे हैं, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज, उनको एक सेंस ऑफ फियर है, सेंस ऑफ एंग्जाइटी है। और मुझे हमें पता चला गया है कि इस इंस्टीट्यूशन में बाकी जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको कल शाम देर गए जो है घर भेजा गया, क्योंकि एक सेंस ऑफ फियर है, एंग्जाइटी है उनको जो है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या बाकी राइट विंग पार्टीज ने इस मामले को लेके एक बड़ा विवाद खड़ा किया है। कल जो है नासिर, विवाद की वजह और जड़ भी सामने आ रही है, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जी, मुल्क मुखालिफ नाराबाजी हुई है, तो नहीं, बाद वीडियो तो नहीं है सर, वीडियो तो नहीं है, बल्कि एक कंग्रेचुलेटरी मैसेज उन्होंने जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था, जिसको लेके जो है किसी इनके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके क्लासमेट हैं, उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट किया और बाद में किसी राइट विंग जो है एक्टिविस्ट के साथ शेयर किया, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो है फिर लोकल पुलिस थाने जगदीशपुरा में बाज़ाब्ता तौर पे एक इस बारे में जो है कंप्लेंट की है। अच्छा, पहले तो ये भी खबर थी कि दोनों तरफेन कॉलेज इंतजामिया ने दोनों तरफ के लोगों को बुला के मामला ठंडा किया था, अचानक से इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हम ही मीडिएट कर रहे थे कॉलेज अथॉरिटीज के साथ, हालांकि वो एक टाइम ऐसा लगा था कि अब कंप्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से फिर भारतीय जनता पार्टी के वर्करान ने, उनके लीडर्स ने, या जो बाकी राइट विंग पार्टीज हैं, VHP है, बजरंग दल है या बाकी हिंदू वर्षित परिषद जो भी राइट विंग पार्टीज हैं, उन्होंने पिछले 2 दिन से जिस तरीके से उन्होंने जो वहां पे नारेबाजी या जो हंगामा किया, मुझे लगता है एक सेंस ऑफ जो है प्रेशर पड़ा है, एक तो सरकार की तरफ से, एक तो इन राइट विंग पार्टीज की तरफ से कॉलेज पे। तो कल हमने देखा कि शाम देर गए जो है 3 स्टूडेंट्स को बाज़ाब्ता तौर पे जो है अरेस्ट किया गया, उन पे जो है बाज़ाब्ता तौर पे जो है
खतरनाक चार्जेस लगे हैं। और उसके चलते हमने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा तौर पर कल खत लिखा, जिसमें हमने उनको बोला कि जिन स्टूडेंट्स पे जो FIR लगा है उसको जल्द अज जल्द जो है रिवोक किया जाए। हालांकि अगर इन्होंने गलती की है, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए फिलहाल जनाब खबर जो है वो सामने आई है कि 3 बच्चे गिरफ्तार। उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जश्न के बाद सोशल मीडिया पर कुछ स्टेटस डाला है और उसी स्टेटस की बात जो है वो पुलिस FIR के अंदर भी है। एक तरफ से ये खबर है, दूसरी तरफ से कॉलेज को आज बंद कर दिया गया है और कॉलेज इंतज़ामिया ये मान रही है कि जो लोग अंदर आए थे, जिन्होंने हंगामा किया था कॉलेज के अंदर, उनकी भी निशानदेही और गिरफ्तारी होनी चाहिए और कश्मीरी तलबा को वापस भेजा गया। नासिर अभी बता रहे थे हमें, और उसके साथ साथ सांबा से गिरफ्तारियाँ हुई है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बड़ी बात ये कि योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट हुआ है और उस ट्वीट के अंदर ये साफ कर दिया गया है कि जो लोग भी जश्न पाकिस्तान के जश्न में शामिल थे और मुल्क मुखालिफ नाराबाजी या मुल्क मुखालिफ तहरीर किया है, उनके खिलाफ सेडेशन के चार्ज जो है वो लगेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। इस पर किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो फिलहाल ये 2 बड़ी बातें थी जो कश्मीर से सामने आ रही थी। बढ़ते जी आगे, बात ज़रा आपको एक और बड़ी खबर की भी बताते हैं। मौसमी सरमा है और मौसमी सरमा के दौरान बिजली की आंख मचोली कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बीच रिव्यू मीटिंग भी हुई है और उस मीटिंग के बाद हदफ को तय कर दिया गया है। कहा गया कि अब 24 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन उसके लिए अब उम्र खजर नहीं बल्कि 2025 का इंतजार कीजिए। कहा गया कि 2025 के बाद 24 घंटे 24/7 जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली रहेगी और उस निज़ाम को बनाने के लिए ग्रिड स्टेशन से लेकर रिसीविंग स्टेशन से लेकर ट्रांसमिशन लाइनों तक बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे तो ये कहा गया है कि साल 2025 तक 24 घंटे सप्लाई का टारगेट दिया गया है, यानी कि अब 24 घंटे बिजली रहेगी। लेकिन कब रहेगी? साल 2025 के बाद। इसके साथ साथ ही स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट की रफ्तार में इजाफा किया गया और यह भी कहा गया है कि हर माह अब तकरीबन 15,000 मीटर नस्ब किए जाएंगे और साथ ही साथ तकसीम और ट्रांसमिशन शोबों की सलाहियत में इजाफा करने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में कहा गया है कि जिस तरह से बिजली ज़ाया होती है उस सब को दूर करने के लिए भी मजीद इंतजाम किए गए, यानी कि बुनियादी सतह पर, ज़मीनी सतह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के हवाले से मजीद इकदाम उठाए जाएंगे। ये रोहित कंसल जो है उनकी जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ जो मीटर नस्ब करने के हवाले से बात की गई है उसमें कहा गया है कि मीटर के नस्ब करने के हवाले से उस काम में रफ्तार लाए जाए और साथ ही साथ हर माह ये भी कहा गया है कि हर माह तकरीबन 15,000 मीटर नस्ब किए जाएंगे और साथ ही साथ जो बिजली ज़ाया होती है, किल्लत होती है, चाहे रिसीविंग स्टेशन पर भी बात हुई है कि रिसीविंग स्टेशन मजीद बढ़ाए जाएंगे, ग्रिड स्टेशन मजीद जो बनाएंगे, उस सिलसिले में भी ये बात की गई है। 1420 MVA और 132 kV लाइनों का निज़ाम जो है वो तेज़ हुआ, वो बढ़ गया है और 1420 को 1595 मेगावाट और 132 kV लाइन लेवल को 220 kV लाइन ट्रांसमिशन तक जो है वो ले लिया गया है। इसके साथ साथ 100 सब स्टेशंस कंप्लीट होंगे जी रवा साल के दौरान। मार्च तक इसका हदफ मुकर्रर किया गया है। 500 मेगावाट कैपेसिटी जो है वो उससे हमारे पास बढ़ेगी और यही वजह है कि 2025 का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 24/7 बिजली जो है वो लगे रहेगी। लेकिन 1500 मीटर्स हर माह लगाए जाएंगे, 1500 स्मार्ट मीटर्स हर माह लगाए जाएंगे और इस सिलसिले में भी 2 लाख का जो टारगेट है इसको पूरा करने का हदफ 2022 और 2023 तक 8 लाख मीटर्स को हदफ जो है वो पूरा किया जाए। सईद फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकारी आंकड़े हम बता रहे हैं कि 2023 तक इंतजार कीजिएगा, जिसके बाद आपको बाज़ाब्ता तौर पर 24/7 बिजली मिलेगी। ये हदफ खुद सरकार ने कहा है और कहा है कि आने वाले 3 से 4 साल के दौरान ये पूरा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा। आप कल चीफ इंजीनियर से बात कर रहे थे, सबसे पहले कटौती शेड्यूल के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। क्या कटौती शेड्यूल सामने आया है या अनकट शेड्यूल ही चल रहे हैं और ये जो नया हदफ मुकर्रर किया गया है कि जनाब 3 साल के अंदर अंदर 24/7 बिजली जो है वो वादी को मैसर होगी? बिल्कुल इशफाक, देखिए कल मैंने चीफ इंजीनियर जो पीडीडी कश्मीर है एजाज साहब उनसे भी बात की। फिलहाल अगर हम पहले शेड्यूल की बात करें तो अभी शेड्यूल मुरतब नहीं किया गया है। शेड्यूल के बगैर ही जो अनकट शेड्यूल अभी चल रहा है, क्योंकि अब शहर से लेकर गांव तक की बात करें
तो बिजली में खलल पैदा हो गई है, बिजली कट्स जो है वो लोगों को वो मिल रहे हैं सार्फिन को। और इस हवाले से चीफ इंजीनियर का ये कहना है कि अभी विंटर प्रिपरेशन नहीं हुई है, क्योंकि 15 नवंबर के बाद विंटर प्रिपरेशन होगी। और ये जो सर्दियां अचानक से बर्फबारी की वजह से सर्दियां बढ़ गई, जिस वजह से लोगों ने जो गर्म हालात है उनका इस्तेमाल किया, जिस वजह से थोड़ा लोड बढ़ गया। पर उनका ये कहना है कि लास्ट ईयर के बदले में हम इस साल विंटर्स में बेहतर पावर सप्लाई देंगे। और ये अगर पिछले साल की बात करें तो 1200 मेगावाट ये पीक में देते थे, विंटर के पीक में ये सप्लाई देते थे। इस साल का कहना है कि 1500-1600 मेगावाट हम शाम के टाइम में लोगों को बिजली दे सकते हैं, मगर उसके साथ ही लोगों को भी जो है डिपार्टमेंट का साथ देना होगा, उनको भी कम हालात। लेकिन सईदुल फारूकी देने में और प्रेजेंट पोजीशन में तो काफी फर्क है। आज जो कट लग रहा है किसी को पता ही नहीं है कि जनाब कितने बजे जाना है और कितने बजे आना है। आप कह रहे हैं कि नवंबर के वस्त में जी शेड्यूल आ सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि हमारा सिस्टम नवंबर से चलेगा। लेकिन उससे पहले जो ये दिन चल रहे हैं, जिस मुश्किल से वादी कश्मीर के लोग रह रहे हैं, क्या चीफ इंजीनियर साहब को इस चीज का एहसास नहीं है? बिल्कुल, देखिए गौर, हमने भी उन तक बात पहुंचाई है कि इस तरह हालात बने हुए हैं। एहसास की बात जो है गौर, ये पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है डिपार्टमेंट और बेहतर जो पावर सप्लाई वो लोगों को मिलेगी, मगर सिर्फ सुनने में ही आ रहा है और जमीनी सतह पर ऐसा कुछ नहीं है। हकायक उससे काफी दूर है ये। और इस साल की बात करें, पहले गांव में हुआ करता था दूर दराज इलाकों में कि वहां पे बिजली कट ज्यादा मिलती थी। अब शहर की बात करें, टाउन की बात करें, 2-2, 3-3 घंटा बिजली सप्लाई कट रहती है। और जब पूछा जाता है कि क्यों है, जनाब रिसीविंग स्टेशन या ग्रिड स्टेशन ओवरलोड हो रहा है, जिसकी वजह से ये कट जो दिए जाते हैं। मगर ये पूरी वादी में इस तरह के हालात बने हुए हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद कहा था कि इस साल मुश्किलात नहीं होगी, रोहित कंसल साहब ने कहा था मुश्किलात नहीं होगी, मगर आज के डेट की अगर हम बात करें, मुश्किलात है लोगों को। और शहर से लेकर गाँव तक जो बिजली का जो विंटर में नवंबर के बाद जो हालात होते थे, वो इस साल अक्टूबर में ही शुरू हो रहा होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सईदुल फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बिजली की सूरत हाल बेहतर हो सकती है, 3 साल का मजीद आप इंतजार कीजिए, जिसके बाद 24/7 बिजली रहेगी। लेकिन हर माह 1500 स्मार्ट मीटर लगेंगे। इस सिलसिले में तेजी की गई है और हर माह के साथ साथ स्मार्ट मीटरों का जो हदफ है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि जहां एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब 1420 से 1595 मेगावाट और 132 केवी से 220 केवी लेवल तक ट्रांसमिशन सेक्टर को पहुंचा दिया गया है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन ग्राउंड जीरो की कहानी ये है कि आज भी वादी कश्मीर के अंदर न तो पीक टाइम पर सुबह और ना ही रात को बिजली होती है कई इलाकों के अंदर, और दिन में भी कटौती का अमल जो है वो तेजी के साथ चल रहा है और इंतजामिया अभी भी कोई जामिया निज़ाम देने में नाकाम रही है। बढ़ जाती है आपको एक और खबर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और अहम फैसला है, और ये अहम फैसला जब आप देखेंगे तो ये माशरे के लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी लम्हे फिक्रिया है, और हमारे नाजरीन को भी घर बैठे इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर इंतजामिया अब ये कानून लेकर आती है, इसका मतलब ज़रूर हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं खामी है और हमें उस सोच को अब तब्दील करने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार यानी जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फॉर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन्स कानून मुतारिफ कराया जाएगा। यानी जो लोग बुजुर्ग हैं उनकी कफालत, उनका देखभाल जो अक्सर नज़रअंदाज किए जाते हैं घरों के अंदर, अब वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर एक कानून मुतारिफ किया जाएगा जिसका उन्वान होगा जम्मू कश्मीर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फॉर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन्स। कानून बन चुका है, रूल्स बहुत सा जल्द हमारे सामने आएंगे और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक अच्छी खासी तादाद हमारे बुजुर्गों की है जिन्हें नज़रअंदाज घरों के अंदर किया गया है और उनको लिए ये एक बड़ा रिलीफ हो सकता है। अब कश्मीर तो कश्मीर, जम्मू के अंदर भी सूरत हाल ये है कि ओल्ड एज होम हमारे पास है और उन ओल्ड एज होम में अगर आप कभी जाएं तो आपको एहसास इस चीज़ का होगा कि बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन घर के अंदर बुजुर्ग नहीं रह रहा।
वालिदा है, बेटा है, लेकिन घर के अंदर नहीं रह रहा है। और इस तरीके की सूरत अगर कश्मीर में थोड़ी सी कम आपको जरूर नजर आएगी, लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप यूनियन टेरिटरी की पूरी बात करेंगे तो सैकड़ों केसेस ऐसे हमारे सामने हैं, या अगर रह भी रहे हैं तो इंतहाई कस्मपुरसी की सूरत हाल में है। और अब इस सूरत हाल से निपटने के लिए सरकार ने कानून लाने का फैसला लिया है, और इस कानून के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम जो है वो हेड होंगे ट्रिब्यूनल के, और उस ट्रिब्यूनल के अंदर वो पास कर सकते हैं अप्रोप्रिएट ऑर्डर मेंटेनेंस के हवाले से, सीनियर सिटीजन्स के हवाले से। और क्या ये कानून सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर होगा? तो ये बात भी आप गलतफहमी से बाहर रही है, ये कानून मुल्क के अंदर पहले ही नाफिजुल अमल है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस कानून को नाफिज होने ही नहीं दिया गया था। इस तरीके की बात जो है वो ऑन द टॉप ऑफ द चेयर जो लोग बैठे हैं वो हमें बता रहे हैं। उनका मानना जो जरा है, उनका मानना कि 370 और 35A की वजह से पार्लियामेंट के अंदर बनाए गए कानून का निफाज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो पाया, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इस कानून का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, और इस कानून के इतलाक के हवाले से एसडीएम को बाज़ाब्ता तौर पर एम्पावर किया जाएगा। सितंबर का महीना था, 17 सितंबर 2021, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन्स के लिए नेशनल हेल्पलाइन जारी की थी, जिसका नंबर 14567 रखा गया था। और यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हेल्पलाइन है ये बुजुर्गों के लिए होगी, उनको मदद पहुंचाने के हवाले होगी। और उसी दिन उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया था कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फॉर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन्स रूल मुतारुफ कराया जाएगा। और अब यह फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कि इस कानून को मिन्नो अन अमलाया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर है। अब जब यह कानून आ रहा है तो इसका मतलब शिकायतें हैं सरकार के पास, और अगर शिकायतें सरकार के पास है तो कितनी सही है तो वो हमसे भी कभी कभार अगर आप पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जम्मू के अंदर जो सेंटर्स हैं, जब आप वहाँ जाएंगे और कहानी पूछेंगे तो कलेजा मुंह को आता है। और इसी तरीके से कश्मीर वादी के अंदर भी बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो इंतहाई कस्मपुरसी की सूरत हाल में रह रहे हैं, लेकिन मुआशरे की टैगिंग की वजह से बात नहीं कर पा रहे। लेट अस होप सो ये हेल्पलाइन और ये कानून उनको मदद करे, लेकिन कानून मदद करे न करे हमें अपने गिरेबान में खुद झांकना होगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन या तो आपका वालिद है या मेरा वालिद है, या आपकी वालिदा है या मेरी वालिदा है, दो में से एक ही सिस्टम है, और हमने इसको खुद अपने हाथ से ही ठीक करना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि पुंछ के अंदर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। वो बड़ी कार्रवाई है क्या, ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे, तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे कि बड़े ऑपरेशन का बड़ा प्लान एग्जीक्यूट हो गया है। छोटे से ब्रेक के बाद